हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 8 साइंस चैप्टर 4 का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा टॉपिक है ये है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसको हम पढ़ रहे थे। तो हमने सबसे पहले मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। तो मेटल्स के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो क्या होते हैं ये आपको यहाँ ऊपर बता दिया गया है कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लस्ट्रस यानी चमकीले होते हैं, माइलेबल यानी इनको पीट कर हम शीट्स में बना सकते हैं, डक्टाइल यानी इनको खींच कर तार बनाया जा सकता है, सोनोरस होते हैं यानी ध्वन्यात्मक होते हैं, इनको पीटने पर एक आवाज़ निकलती है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थे जिनको हमने देख लिया था। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो मेटल्स के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो ये बताते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो बाहर से दिखता कैसे है, उसको पीटने पर उसका क्या स्थिति रहेगी, वो कठोर है कि मुलायम है, वो बाहर से कैसा दिखता है, उसका वेट क्या है या उसका कलर क्या है, ये सारी चीज़ें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। लेकिन जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट से उसको ऑक्सीजन में हवा में खुला छोड़ने पर उसके साथ क्या होता है, उसको पानी में डाल देने पर उसके साथ क्या होता है, या उसके ऊपर कोई एसिड हम डाल देते हैं तब क्या होता है, या कोई बेस उसके ऊपर डाल देते हैं तब क्या होता है। तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो अब हम चूँकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं मेटल्स के, अब हम मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखने वाले हैं। जो मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो क्या हैं, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेटल्स होते हैं क्या वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं या नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इसे। तो यहाँ पे हम इसको रीड करते हैं, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए, यू आर फेमिलियर विद द फेनामिनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, रिकॉल द रिएक्शन बाई। तो यहाँ पे जो फेनामिनन मीन्स होता है घटना। जो आयरन होता है, कोई लोहे का टुकड़ा होता है, उसको जब हम कहीं रख देते हैं तो उसके ऊपर रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है। तो इस रस्टिंग के फेनामिनन से हम लोग पहले से परिचित हैं। तो इसको हम देखते हैं। आगे देखिए, विथ रस्ट इज फॉर्म्ड। तो ये एक रिएक्शन होता है जिसके द्वारा क्या होता है, रस्ट फॉर्म होता है, मोर्चा लगता है। यू हैड ऑल्सो परफॉर्म्ड इन क्लास 7th एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर। तो आपने मैग्नीशियम रिबन को जो है जलाने की एक एक्टिविटी भी आपने कर रखा है क्लास 7th में। यू हैड लर्नड दैट इन बोथ द प्रोसेसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो दोनों प्रोसेसेस में ऑक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। तो जो नीचे ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के साथ में जो या आयरन के साथ में जो रिएक्शन है इसको आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिए, जो दो रिएक्शंस आपको दिए गए हैं। तो पहले रिएक्शन में आयरन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके और प्रेजेंस ऑफ वाटर में क्या बनाते हैं, ये आपके बनाते हैं FeOH3। ये क्या बनाते हैं, FeOH का जो है यहाँ पे थ्राइस होता है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे आपका ये पहला वाला कंप्लीट होता है। और जो दूसरा होता है उसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं, MgO। ये क्या होता है, MgO, ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो ये बन जाता है। तो जब रस्टिंग होती है तो जो हमने पहले आपको कंपाउंड बनाया वो बनता है। लेकिन जब हम यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम का कोई एक रिबन होता है, एक पट्टी होती है, उसको आग में जलाते हैं तो जल जाता है और नीचे राख मिलती है हमको, मैग्नीशियम ऑक्साइड की यहाँ पे राख नीचे बची हुई आपको मिल जाती है। तो ये यहाँ पे आपने देखा, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और आयरन ऑक्साइड यहाँ पे बनता है। जो रस्ट होता है एक्चुअल में आयरन ऑक्साइड होता है। अब यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी आपको दी गई है, एक्टिविटी 4.3, इसको आपको करना है। आगे देखिए, लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फाउंड एज ए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन। तो चलिए हम देखते हैं, जो रिएक्शन यहाँ पे ऊपर होता है उसके रिएक्शन के बाद में एक रस्ट यहाँ पे बनता है, यानी जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन और वाटर। आप देखते होंगे जहाँ पे नमी होता है, जब बरसात का मौसम होता है तो रस्टिंग ज़्यादा होती है, यानी लोहे में मोर्चा ज़्यादा लगता है। तो ऑक्सीजन हवा में होता है और पानी में जो मॉइस्चर होता है वो मिल करके आयरन के साथ में रिएक्शन करते हैं, तब यहाँ पे रस्ट का फॉर्मेशन होता है। और जो रस्ट है आपने देखा ये किस तरीके से रेडिश होता है, भूरे या लाल कलर का होता है। तो इसको हम रीड करते हैं। लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो आयरन, ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलकर जो रस्ट बनता है इसका नेचर क्या होता है, इसको हम टेस्ट करते हैं। कलेक्ट अ स्पूनफुल ऑफ रस्ट एंड डिज़ोल्व इट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर।
इसके एक चम्मच को आप कलेक्ट करिए रस्ट को, और एक छोटे थोड़े से पानी में इसको डिज़ोल्व करिए, इसको घोल दीजिए। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। तो जो रस्ट होता है ये पूरी तरीके से इसमें मिंगल नहीं, घुल नहीं जाता, ये थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे से लटकता हुआ रहेगा, सस्पेंडेड रहेगा ये। आगे देखते हैं, शेक द सस्पेंशन बेल। ये जो सस्पेंशन है इसको अच्छी तरीके से आप इसको शेक करिएगा, यानी झल दीजिए। शेक करने का मतलब होता है झल देना। आगे देखिए, टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स। तो रेड और ब्लू लिटमस पेपर्स के साथ में इसको आप टेस्ट करिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस सॉल्यूशन। तो आप क्या देखते हैं, इज दिस सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। तो ये जो सॉल्यूशन है क्या ये एसिडिक है और बेसिक है। तो आप क्या करेंगे, जो आपको यहाँ पे एक्टिविटी आपको दी गई है उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा आप रस्ट कलेक्ट करेंगे, उसको यहाँ पे आप टेस्ट ट्यूब में पानी में आप घोल देंगे। फिर इस टेस्ट ट्यूब में अच्छे से उसको शेक करके झल देंगे, और उसके बाद जो ये सस्पेंसन रस्ट का बनेगा इसको हम एक प्लेट में यहाँ पे पोर कर देंगे, उड़ेल देंगे। उसके बाद में इसको हम पहले ब्लू लिटमस पेपर से देखेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जब इसको हम रेड लिटमस पेपर यहाँ पे इसके इस सॉल्यूशन में डालेंगे तो जो आपका रेड लिटमस पेपर है, पहले देखिए ऊपर ये रेड था लेकिन नीचे कैसा हो गया, ब्लू हो गया। तो रेड लिटमस पेपर आपका क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। अब हम जानते हैं कि जो हमारा लिटमस पेपर होता है अगर वो किसी सॉल्यूशन में ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो सॉल्यूशन है वो हमारा बेसिक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक होता है। इसके उल्टे अगर कोई ब्लू लिटमस पेपर है अगर वो रेड हो जाता है तो इसका मतलब सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होता है। लेकिन यहाँ हमारा रेड लिटमस पेपर किस में चेंज हुआ है, ब्लू में चेंज हुआ है, कलर इसका क्या हो गया है, ब्लू हो गया है। इसलिए जो हम कहते हैं कि जो रस्ट का सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक है। और चूँकि रस्ट का सॉल्यूशन बेसिक है इसलिए जो रस्ट है वो भी क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या टेस्ट किया, यानी जो आयरन का ऑक्साइड है, आयरन और वाटर के साथ में ऑक्सीजन का जो एक रिएक्शन होता है इसके द्वारा एक रस्ट बनता है, और रस्ट की जो नेचर होती है वो बेसिक होती है। तो हमने यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाल लिया कि जो रस्ट है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। बेस को उसको हम क्षारीय बोलते हैं, यानी ये क्षार की तरह बिहेव करेगा। आगे यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए, डच कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड। आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल्स। तो जो कॉपर होता है, क्या कॉपर में भी रस्ट लगता है। तो कॉपर में जब आप इसको देखेंगे तो कॉपर में रस्ट तो नहीं लगता उस तरह से, लेकिन इसमें भी कुछ धब्बे आपको दिखाई देंगे कोई कॉपर का अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर। तो आइए हम देखते हैं, अगर कोई कॉपर का ऑब्जेक्ट है और उस पर कुछ रिएक्शन होता है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर होता है उसके साथ में क्या कुछ रिएक्शन करके कैसा ये दिखाई देता है। तो आइए इसको हम एक इमेज में इसको देखते हैं पहले। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये कोई कॉपर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें आप देख पा रहे हैं कहीं पे कुछ ग्रीन कलर के कुछ स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है कॉपर में भी रस्ट, एक तरह का रस्ट लगता है या कॉपर भी रिएक्शन करता है। तो वो जो रिएक्शन करने के बाद जो यहाँ पे कुछ बनता है नया चीज़ वो इसमें ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए जितने भी कॉपर के ऑब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर कुछ ना कुछ आपको ग्रीनिश या ब्लूइश कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये कॉपर के लिए होता है, जिस तरीके से आयरन में रस्टिंग होती है उसी तरीके से कॉपर में भी थोड़ी बहुत रस्टिंग होती है, लेकिन आयरन की रस्टिंग थोड़ी ज़्यादा तेज़ होती है और इसकी रस्टिंग थोड़ी सी कम होती है। तो ये एटमॉस्फेयर में जब भी इसको खुला छोड़ते हैं तो इस तरीके के कुछ स्पॉट्स आप इसमें देख पाएंगे। तो ये यहाँ पे ये ध्यान से आप देखिएगा, इसमें ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई दिए हैं कॉपर के, और इन सब में देखिए थोड़ी बहुत रस्टिंग लग गई है क्योंकि ये कई दिनों से एटमॉस्फेयर में खुले छोड़े गए हुए थे। तो इस टॉपिक को हम यहाँ पे फिर रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, व्हेन कॉपर वेसल्स आर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग। तो डल ग्रीन कोटिंग जैसा कि आपने अभी देखा उस तरीके की कोटिंग एक यहाँ पे दिखाई देती है। द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2, यानी ये कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिक्स होता है इसमें, एंड कॉपर कार्बोनेट CuCO3। तो ये कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है जो ग्रीन ब्लूज आपको ऊपर दिखाई देता है कॉपर के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। द फॉलोइंग इज़ द रिएक्शन। तो नीचे आपको एक रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है, देखिए कॉपर होता है, कॉपर 2Cu, उसके बाद जो पानी होता है H2O, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और फिर इसमें ऑक्सीजन। ये यहाँ पे देखिए इसके 5 कंपोनेंट्स जो हैं मिल करके क्या क्या बनाते हैं, जो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और कॉपर कार्बोनेट जो बनाते हैं। तो ये कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है और यही ग्रीन ब्लूज कलर आपको ऊपर इसके दिखाई देता है।
आगे यहाँ पे हम रीड करते हैं, नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। द एश obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic basic nature. Its is the solution acidic or basic? How do you ascertain this? तो यहाँ पे देखिए, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपने मैग्नीशियम को जला के निकाला था, इसको भी आप पानी में घोल करके जिस तरीके से आपने आयरन के रस्ट का टेस्ट किया था, उसी तरीके से इसका भी जब आप टेस्ट करेंगे तो ये भी ब्लू लिटमस पेपर को, ये जो भी रेड लिटमस पेपर को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा, यानी इसका भी जो ऑक्साइड है वो भी आपका बेसिक नेचर का होगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, यानी जो रेड लिटमस था वो क्या बन गया, ब्लू बन गया, इसका मतलब ये बेसिक है। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर, इसलिए जो ऑक्साइड है मैग्नीशियम का वो भी क्या है, बेसिक है नेचर में। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। लेट अस नाउ ऑब्जर्व दिस रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। तो अब हम नीचे जो है नॉन मेटल्स हैं उनके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखेंगे, लेकिन हमने एक कंक्लूजन यहाँ पे निकाल लिया है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक और आपको एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया गया है, एक्टिविटी दी गई है 4.4, टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। तो इसको क्लास में करके आपको दिखाना है, लेकिन चूँकि इस टाइम ये संभव है नहीं, तो आप वीडियो में यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसका डिमॉन्स्ट्रेशन या इसका जो एक्टिविटी है किस तरीके से की जाएगी। तो यहाँ पे इसको हम देखते हैं कैसे आपको करना है। इसके कुछ इमेजेस यहाँ पे दिए गए हैं, चित्र दिए गए हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन अ डिफ्लैंग्रेटिंग स्पून एंड हीट इट। तो डिफ्लैंग्रेटिंग स्पून क्या होता है, ये आप यहाँ पे देख लीजिए, एक सिंपल स्पून होता है, और ये आपका जो यहाँ पे ये वाला स्पून आपका दिया गया है डिफ्लैंग्रेटिंग स्पून है। यहाँ पे आप पकड़ते हैं और इसके अंदर रखते हैं यहाँ पे। और अगर आपके पास डिफ्लैंग्रेटिंग स्पून नहीं है तो कोई भी आप एक ढक्कन ले लीजिए मेटल का, और इसमें तार बांध करके इसको आप डिफ्लैंग्रेटिंग आप बना सकते हैं स्पून, यहाँ पे आप इसको बना सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको दिया गया है, एक डिफ्लैंग्रेटिंग स्पून आपको लेना है। If deflagrating spoon is not available, you may take a metallic cap of any bottle and wrap a metallic wire around it and give it the shape of shown in figure 4.4a। तो आपके पास अगर ये डिफ्लैंग्रेटिंग स्पून नहीं है तो इसको आप यहाँ पे बना सकते हैं, जिस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाया गया है, आप इस शेप में इसको बना सकते हैं डिफ्लैंग्रेटिंग स्पून। अगर आपके पास पहले से अवेलेबल है तो अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, आगे यहाँ पे देखते हैं, आपको सल्फ़र लेना है। आपने चूँकि सल्फ़र पाउडर को लेके इसको गर्म करना है, तो जब गर्म करेंगे आप इसमें डिफ्लैंग्रेटिंग स्पून में, तो क्या होगा, एज सून एज सल्फ़र स्टार्ट्स बर्निंग, तो जो सल्फ़र है वो बर्न करना शुरू कर देगा या धुएँ देगा, गैस निकलेगा उसमें से, या कभी कभी ये जलने में लगता है। आगे देखिए, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू ए गैस जार। तो जो स्पून है इसको आप नीचे जो एक गैस जार बना है इसमें आप यहाँ पे डाल देंगे। गैस जार, ग्लास टम्बलर या गैस जार जो भी आप है इसके पास उसमें आप डाल देंगे। कवर द टम्बलर विथ अ लिड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस्ड डज नॉट एस्केप मतलब बच के बाहर निकल जाना या निकलना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो यहाँ पे जब ये जो डिफ्लैंग्रेटिंग स्पून है इसमें जब आपका ये जो है जल रहा होगा फास्फोरस, तो इसको आप अचानक से इसके अंदर डाल देंगे ये स्पून को। उसके बाद इसका जो ढक्कन है इसको आप ढक देंगे ताकि इसमें से निकलने वाला गैस है वो बाहर ना निकलने पाए और गैस इसमें इकट्ठी हो जाए। आगे देखिए, रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम। थोड़ी देर के बाद में आप जल्दी से इस ढक्कन को उठाइए थोड़ा सा और स्पून को बाहर निकाल दीजिए, फिर तुरंत आप इस ढक्कन को बंद कर दीजिए और ये आपको करना है। ऐड ए स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लिड। इसके बाद में पहले आप चम्मच निकालेंगे, थोड़ा सा पानी आप इसमें डालेंगे, इसके बाद ढक्कन को आप तुरंत इसको फिर बंद कर देंगे। एंड क्विकली रिप्लेस द लिड, और तुरंत इस ढक्कन को बंद करने के बाद में शेक द टम्बलर बेल, जो टम्बलर है इसको अच्छी तरीके से आप झल देंगे। चेक द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स। तो जो सॉल्यूशन यहाँ पे बन के आएगी रेड और ब्लू लिटमस पेपर्स के साथ में इसको आप टेस्ट करेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, फिर से एक बार इसको हम रिवाइज कर देते हैं एक्सपेरिमेंट में क्या है। थोड़ा सा फास्फोरस आप इसके अंदर रखिएगा, फास्फोरस पीले कलर का होता है, एक क्रिस्टल है, अभी हम इसको आपको दिखा देते हैं कैसा दिखता है। उसके बाद में फिर
ये जो डिफ्लेग्रेटिंग जो आपका ये स्पून है, इसको आप तुरंत इसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद ये जलने लगेगा, इसमें से गैस निकलने लगेगी। उसके बाद तुरंत इसको आप इस डिब्बे में रखेंगे, इसको बंद कर देंगे। जब ये जो इसमें फास्फोरस रखा गया है वो अच्छी तरीके से क्या हो जाए, फास्फोरस नहीं सल्फ़र, जो सल्फ़र इसमें आपको रखा गया है जब अच्छी तरीके से क्या हो जाए, जल जाए पूरा, तब आप तुरंत इस ढक्कन को उठा के इस चम्मच को बाहर निकाल दीजिए और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तुरंत आप ढक्कन को बंद कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा इसको शेक कर दीजिए। शेक करने के बाद में जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन यहाँ पे नीचे आपको यहाँ इकट्ठा दिखाई देगा। ये थोड़ा सा सॉल्यूशन आपको नीचे यहाँ पे दिखाई देगा। इस सॉल्यूशन को आप क्या करेंगे, एक प्लेट में आप इसको क्या करेंगे, उड़ेल देंगे, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। इस प्लेट में डालने के बाद में इसको आप क्या करेंगे, जो आपका आप इसमें पहले रेड लिटमस पेपर डालेंगे, तो जो रेड लिटमस पेपर है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जब आप इसमें ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर आपका कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। यानी ब्लू लिटमस पेपर इसमें कहाँ पे चेंज हो रहा है, रेड में चेंज हो रहा है। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक है। ये सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। तो ये यहाँ पे एक कंक्लूजन आपका यहाँ पे निकल रहा है। आगे इसमें रीड करते हैं। देखिए यहाँ पे, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फाउंड इन द रिएक्शन इज सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जब हमने सल्फ़र को डाल करके इस ढक्कन में, इस चम्मच में डाल करके इसके अंदर जब हमने गर्म किया तो इस रिएक्शन में जो एक गैस निकला, इस डब्बे में एक गैस भरा हुआ था, ये गैस आपका क्या था, सल्फ़र डाइऑक्साइड। इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं एस कैपिटल ओ और इसका ट्वाइस कर देते हैं। इसमें सब स्क्रिप्ट यहाँ पे नीचे रहता है 2। तो यानी SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड एक गैस यहाँ पे बनता है ऑक्सीजन और सल्फ़र के रिएक्शन के बाद में। ये चीज़ यहाँ पे आपको बताया गया है। आगे देखिए, व्हेन सल्फ़र डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर सल्फ्यूरस एसिड इज फॉर्म्ड। तो जब यहाँ पे हम सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 को पानी में घोलते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म होता है। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलोज। जो रिएक्शन है वो नीचे इस तरीके से दिया गया है। आगे देखिए, सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस वाटर इट मेक्स सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरस एसिड बनाते हैं। यहाँ देखिए SO2 और फिर H2O वाटर, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरस एसिड बनाते हैं। अभी आपको थोड़ी बहुत समस्या हो रही होगी कि आपको SO2 क्या है, H2O इसको हमने शॉर्ट में इस तरीके से क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, H2SO3 इसको क्यों लिखते हैं, ये सब जानकारी आपके पास थोड़ी कम होगी। लेकिन थोड़ा बहुत आपको इसको समझ होगी कि ये सल्फ़र डाइऑक्साइड है, इसको आगे आपको पढ़ाया जाएगा। आपके सिलेबस में अभी ये चीज़ें हैं नहीं। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के सल्फ्यूरस एसिड बनाते हैं। और सल्फ्यूरस एसिड को शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं H2SO3 लिखते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड को SO2 लिखते हैं। यहाँ देखिए SO कैपिटल में है और जो 2 है उसका सबस्क्रिप्ट नीचे रहता है। यहाँ पे H2O लिखते हैं, यहाँ पे 2 जो है सबस्क्रिप्ट है, नीचे दिया गया है। इसी तरीके से H2SO3 में यहाँ पे 2 सबस्क्रिप्ट है और 3 सबस्क्रिप्ट है, बाकी लेटर्स आपके कैपिटल में दिए गए हैं। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे अब हम आगे देखते हैं। द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो जो ब्लू लिटमस पेपर है इसको ये रेड में कन्वर्ट कर देता है। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पे देखिए, सल्फ़र चूँकि एक नॉन मेटल है और इसका जो ऑक्साइड बना SO2, सल्फ़र एक नॉन मेटल है और सल्फ़र का ऑक्साइड क्या बना, SO2। इसको हमने पानी में घोला तो क्या बना, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बना। और सल्फ्यूरस एसिड का क्या नेचर है, ये हमारा एसिडिक है। सल्फ्यूरस एसिड का नेचर क्या है, एसिडिक है। तो ये तो हमने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन अगर हम कई सारे एक्सपेरिमेंट करें तो हमें पाते हैं कि जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ये यहाँ पे कंक्लूजन आपको निकलेगा। क्योंकि हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं तो मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा, उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है और यहाँ पे देखिए, जो इसमें पहले वाले कॉलम में यहाँ पे आपको मेटल के ऑक्साइड रखने हैं और इसमें आपको नॉन मेटल के ऑक्साइड रखने हैं। तो यहाँ देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें मेटल जो है कैल्शियम होता है। सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसमें सल्फ़र होता है। इसी तरीके से आप इसमें क्या लिख सकते हैं, NaOH, क्या लिख सकते हैं, NaOH। ये इस तरीके से, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो इसमें मेटल कौन सा होगा, सोडियम हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे आगे क्या लिख सकते हैं, फास्फोरिक एसिड लिख सकते हैं, फास्फोरस एसिड। तो फास्फोरस एसिड को हम सिंपल में कैसे लिखते हैं, शॉर्ट में
PO3 इसको हम कहते हैं, H3PO3। और इसमें जो नॉन मेटल होगा वो फास्फोरस हो जाएगा। इसी तरीके से और भी कुछ आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, Mg वो लिख सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम आपका मेटल हो जाएगा, यहाँ पे Mg मेटल आपका हो गया। इसी तरीके से एक और एसिड हम यहाँ पे लिख सकते हैं HNO3। क्या लिख सकते हैं, HNO3। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। यहाँ पे नॉन मेटल क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो हमने एसिड बनाए, यहाँ पे देखिए मेटल्स, नॉन मेटल्स इन एसिड एंड बेस। तो यहाँ पे आप देखिए जो एसिड है, कोई भी एसिड जब हम लिखते हैं तो उनमें कोई ना कोई नॉन मेटल होता है, लेकिन जब हम कोई बेस यहाँ पे लिखते हैं तो बेस के साथ में कोई ना कोई मेटल जुड़ा होता है। यहाँ पे देखिए मेटल है और यहाँ पे ये नॉन मेटल है, यानी जो बेस होता है उसके साथ में कोई ना कोई मेटल इन्वॉल्व होता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम इन्वॉल्व है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम इन्वॉल्व है, सोडियम एक मेटल हो गया। यहाँ देखिए सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर इन्वॉल्व है, और जो यहाँ पे फास्फोरस एसिड है उसमें फास्फोरस इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो एसिड होता है उसमें कोई ना कोई नॉन मेटल होता ही है, और जो बेस होता है उसमें कोई ना कोई मेटल होता है। तो सिंपल जो हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, उनको अलग अलग कैसे करेंगे। तो ये एक प्रॉपर्टी ये हो गई कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। ये बात यहाँ पे आपको हमेशा याद रखनी है। आगे देखिए रिएक्शन विथ वाटर। तो यहाँ पे हमें देखेंगे कि अभी तक हमने देखा कि जो हमारा मेटल होता था या नॉन मेटल होता था उसका ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन के बाद क्या होता था। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा मेटल या नॉन मेटल होता है उसका वाटर के साथ में रिएक्शन किस तरीके से होता है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि जो वाटर के साथ में रिएक्शन होता है मेटल्स का, कुछ मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं जबकि कुछ मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो चलिए इसको हम रीड करते हैं शुरू से। आगे देखिए, लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। तो चलिए हम देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स पानी वाटर के साथ में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, इनका रिएक्शन किस तरीके से होता है। तो पहले यहाँ पे आपको दिया है सोडियम। तो सोडियम आप जानते हैं इसका सिंबल होता है Na। सोडियम का सिंबल क्या होता है, N और स्मॉल a, ये सोडियम होता है। तो सोडियम एक बहुत ही ज़्यादा इग्निशियस होता है, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है। इसको हम हवा में रखेंगे तुरंत आग सा लग जाएगा, पानी में डालेंगे तब भी ये जल जाता है। तो इसलिए इसको हम कहाँ पे रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं, ताकि ये सुरक्षित बना रहे, क्योंकि ये केरोसिन से तो रिएक्शन नहीं करता है लेकिन बाकी से रिएक्शन बहुत तेज़ी से करता है। तो यहाँ पे रीड करते हैं, सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव। ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, ये रिएक्शन बहुत तेज़ी से करता है। इट रिएक्ट्स विगोरसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। तो ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ में बहुत ही तेज़ी से, जोश के साथ में ये रिएक्शन करता है। ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन। और बहुत तेज़ी से हीट निकलती है, गर्मी निकलती है। इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन। तो ये कहाँ पे रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि व्हाई सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन ऑयल। तो इसका आपको आंसर देना होगा कि सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में इसलिए रखते हैं क्योंकि ये वाटर और एयर में बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है, जबकि ये केरोसिन ऑयल के साथ में रिएक्शन नहीं करता है और सुरक्षित बना रहता है। जैसे आपका जो लोहा होता है, लोहे का टुकड़ा जो होता है वो हवा और पानी, नम वाला स्थान हो और जहाँ पे हवा लगे उसको, तो वो उसमें मोर्चा लग जाता है, उसमें जंग लग जाता है, यानी ये हवा और पानी के साथ में लोहा रिएक्शन करता है तो ये ख़राब हो जाता है। उसी तरीके से सोडियम अगर पानी के साथ रिएक्शन करेगा या हवा के साथ रिएक्शन करेगा तो ये भी ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये जो सोडियम है ये आपका केरोसिन ऑयल के साथ में रिएक्शन नहीं करता, इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो ये यहाँ पे आपका ये टॉपिक है। इसको हम थोड़ा सा आगे रीड करते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, और ये एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ पे लिखा गया है कि टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय टीचर ड्यूरिंग डिमॉन्स्ट्रेशन स्पेशल केयर शुड बी टेकन दैट द साइज ऑफ द सोडियम मेटल पीस इज रफली द साइज ऑफ ए व्हीट ग्रेन। इट शुड बी हेल्ड विथ है पेयर ऑफ टोंग्स। तो पहली बात तो इसको टीचर आपको एक्सपेरिमेंट ही करके दिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस होता है एक तरीके से। अगर पानी में लगा तो बहुत तेज़ी से आग निकलती है इसमें सोडियम से, तो इसको आप बहुत सावधानी से करेंगे, यानी आप नहीं करेंगे, इसको टीचर आपको दिखाएंगे लैब में, जो कि ऐसी कोई फैसिलिटी तो यहाँ पे है नहीं, वीडियो से हमको पढ़ना है। तो इसको हम इसी में रीड कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा।
तो अगर इसको हमको दिखाना है तो हम क्या करेंगे, पहले 200 हम लेंगे, टेक है 250 ml बीकर ग्लास टम्बलर। तो एक छोटा सा बीकर लेंगे, मतलब 250 ml, जिसमें पानी आ जाए। आगे देखिए, फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर, और इसको आधा पानी से भर दें। नाउ केयरफुली कट ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल, और सोडियम मेटल का एक छोटा सा टुकड़ा कट करिए। ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर एंड रैप इट इन ए स्मॉल पीस ऑफ कॉटन। इसको पहले आप फिल्टर पेपर के साथ सुखा लेंगे और एक इस छोटे से कॉटन के टुकड़े के साथ में इसको लपेट देंगे, जो आपने निकाला है काट करके सोडियम का टुकड़ा। आगे देखिए, पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर। तो ये जो है, ये कॉटन उसमें लिपटा हो और उस कॉटन के साथ में इसको आप बीकर में रख दीजिए। ऑब्जर्व केयरफुली, तो इसको बहुत ध्यान से आप देखिए, लेकिन देखते टाइम आपको क्या करना है, ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर। तो ऑब्जर्वेशन के टाइम पे आप बीकर से दूर रहिए, क्योंकि इससे आग निकलती है, ध्यान रखना। आगे देखिए, फैन रिएक्शन स्टॉप टच द बीकर। जब ये रिएक्शन ख़त्म हो जाए थोड़ी देर, जैसे आपने जो पटाखे वगैरह आप देखते होंगे या फायरवर्क्स होते हैं, तो वो थोड़ी देर जलते हैं उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं, तो उसी तरीके से इसके साथ भी होगा। तो जब ये रिएक्शन ख़त्म हो जाए तो आप बीकर को टच करिए। आप क्या पाएंगे कि जो बीकर है, हैज द बीकर बिकॉम हार्ट, क्या जो बीकर हो गर्म हो गया है। टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स, इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। तो ये जो सॉल्यूशन है इसको आप लिटमस पेपर के साथ में टेस्ट करिएगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो रिएक्शन आप वाटर के साथ में रिएक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं क्या होगा इसमें। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ग्लास लिया गया है, एक ग्लास है, और इसको यहाँ पे एक फ़िल्टर पेपर के ऊपर यहाँ पे रखा गया है। तो हम क्या करेंगे, छोटा सा सोडियम का टुकड़ा काट लेंगे जो गेहूं के दाने के बराबर होगा, और इस दाने को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पहले इसको फ़िल्टर पेपर से सुखा लेंगे इसको, क्योंकि वो चिपचिपा सा हो जाता है थोड़ा सा ऊपर। और उसके बाद में फिर इसको कॉटन में हम लपेट लेंगे, कॉटन रुई जो होता है इसको थोड़ा सा इसके ऊपर लपेट लेंगे। उसके बाद टोंग्स जो होते हैं उसको उसके सहायता से हम पकड़ के, ये टोंग जो है बिल्कुल कैंची के जैसा होता है, और इसी से हम पकड़ करके इसको, और फिर इसको हम पानी में डाल देंगे, और इससे हम थोड़ा सा दूरी बना लें, क्योंकि जैसे पानी में डालेंगे ये बहुत तेज़ी से जलना शुरू कर देगा। ये पानी में क्या होगा, बहुत तेज़ी से जलना शुरू कर देगा, जिस तरीके से आपको दिखाई देगा। और बस 2-3-4 सेकंड के अंदर ये जल करके क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जब आप इस गिलास को टच करेंगे तो ये थोड़ा गर्म आपको दिखाई देगा, और इसका जो सोल्यूशन होगा ये क्या होगा, बेसिक होगा नेचर में। तो अब यहाँ पे देखिए आगे हम क्या देखते हैं इसमें, यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर। तो जो विगोरसली मतलब बहुत जोशीला के साथ, बहुत तेज़ी से ये जलता है पानी में, सोडियम पानी के साथ रिएक्शन करके जल जाता है। आगे देखिए, सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो, और कुछ दूसरे भी मेटल हैं जो ऐसा नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर स्लोली। जो आयरन होता है ये पानी के साथ बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। और यहाँ पे आयरन के बारे में बताया गया है, लेकिन और भी अगर आप देखें तो जैसे कॉपर वगैरह हो गए, ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन ये मेटल्स होते हैं। लेकिन आपने देखा कि जो सोडियम है ये पानी के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है। तो कंक्लूजन यहाँ पे ये निकलेगा, कुछ मेटल्स पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो गर्म पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, ठंडी पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला दिया है जनरली नॉन मेटल्स के बारे में। हमने देखा कि जो मेटल्स के बारे में हमने देख लिया, कुछ मेटल्स रिएक्शन करते हैं बहुत तेज़ी से, जैसे सोडियम हो गया पानी के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है। लेकिन वहीं अगर हम जैसे कॉपर को देख लें या गोल्ड को देख लें तो ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अब हम देखते हैं कि नॉन मेटल्स क्या करते हैं पानी के साथ में। तो यहाँ पर दिया गया है, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर थ्रू दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली पानी के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। आपने देखा कि जो मेटल्स हैं वो पानी के साथ रिएक्शन कर भी सकते हैं, जैसे सोडियम बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है, पोटेशियम भी करेगा, और लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। तो चूँकि जो नॉन मेटल होता है वो पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो जिस तरीके से सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि सोडियम केरोसिन ऑयल से रिएक्शन नहीं करता है, तो उसी तरीके से जो नॉन मेटल होता है वो पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो नॉन मेटल को हम पानी के अंदर भी रख सकते हैं।
आगे देखिए, तो इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे रखा गया है। तो देखिए, सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, तो इनको हम पानी में रखते हैं क्योंकि ये पानी से रिएक्शन नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फास्फोरस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है फास्फोरस, ध्यान रखिएगा। जो फास्फोरस इज ए वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, फास्फोरस इज ए वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इट रिएक्ट्स कैचेज फायर इफ़ एक्सपोज टू एयर, अगर इसको हम हवा में खुला छोड़ दें तो ये क्या कर देता है, आग पकड़ लेता है, जलने लग जाता है। टू प्रिवेंट द कंटेक्ट ऑफ फास्फोरस विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर, तो इसको हम कहाँ पे रखते हैं, पानी के अंदर रखते हैं। तो याद रखना, जो फास्फोरस होता है उसको अगर हम हवा में छोड़ दें तो इसमें आग पकड़ लेती है, और इसलिए हम फास्फोरस को कहाँ पे रखते हैं, पानी के अंदर रखते हैं। क्यों? क्योंकि फास्फोरस हवा के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है लेकिन पानी के साथ ही रिएक्शन नहीं करता है। आपने माचिस देखा होगा, मैच स्टिक देखा होगा, तो जो मैच स्टिक होता है इसके ऊपर एक काला सा बॉल होता है ना, आपने देखा होगा, मैच स्टिक माचिस की तिल्ली जो होती है, तो ये जो इसके ऊपर जो बॉल होता है ये एक्चुअल में ये फास्फोरस का ही बना होता है। लेकिन जो फास्फोरस होता है वो लाल कलर का होता है। आपने देखा होगा जो माचिस के जो माचिस का जो तिल्ली होती है उसके बाहर जो मसाला लगा हुआ होता है, जो मटेरियल होता है, ये क्या होता है, ये थोड़ा लाल कलर का होता है। तो ये जो फास्फोरस होता है ये दो तरह का होता है, एक लाल कलर का फास्फोरस होता है, एक वाइट कलर का फास्फोरस होता है। तो जो वाइट कलर का फास्फोरस होता है ये हवा में छोड़ने पर आग पकड़ लेता है तुरंत ही, लेकिन जो रेड कलर का फास्फोरस है ये तुरंत आग नहीं पकड़ता है। और इस रेड कलर के फास्फोरस को जब हम माचिस के बगल में जो बना हुआ होता है इस पे भी थोड़ा सा वाइट रेड फास्फोरस लगा होता है, तो इसके साथ जब हम इसको थोड़ा सा रगड़ते हैं, ये जो माचिस है इसको थोड़ा सा रगड़ देते हैं तो तब इसमें आग पकड़ लेता है और माचिस हमारी क्या होती है, जल जाती है। तो कितना इंटरेस्टिंग है कि जो माचिस की तिल्ली होती है उसके ऊपर क्या रेड फास्फोरस लगा होता है, और इस फास्फोरस को जब हम रगड़ते हैं तेज़ी से तो ये क्या क्या होता है, ये जल जाता है, और जिस चीज़ को हमको जलाना होता है वो हम जला देते हैं। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ पे आपको देखना है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि जो रेड रेड इस पे लगा ये भी फास्फोरस होता है, और जो वाइट फास्फोरस होता है हवा में वो अपने आप जल जाता है, वो भी फास्फोरस होता है। तो इसका कारण ये है, जैसे आप जानते होंगे कि जो हीरा होता है ना, हीरा आप देखे होंगे, डायमंड जो होता है वो भी कार्बन होता है, कोयला होता है, और कोयला तो अपने आप में कोयला है ही, लेकिन दोनों कार्बन से ही बने होते हैं। लेकिन हीरा कितना चमकता है और कार्बन कोयला कितना काला होता है। तो उसी तरीके से जो फास्फोरस होता है इसके एलोट्रोप होता है, इसके दो एलोट्रोप होते हैं। एक आपका जो वाइट फास्फोरस होता है ये बहुत तेज़ी से आग पकड़ता है, और जो रेड फास्फोरस होता है ये रगड़ने पे आग पकड़ता है। तो चूँकि वाइट वाला अगर इसमें माचिस की तिल्ली में हम लगा देंगे तो ये अपने आप जल जाएगा, लेकिन रेड वाला लगाने से क्या होता है, इसको जब हम रगड़ते हैं बगल में माचिस के डिब्बे के तब ये जलता है। तो ये अंतर है दोनों में। अब हम आगे यहाँ पे देखिए रिएक्शन विथ एसिड्स। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि जो हमारा मेटल होता है उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसा होता है, और जो मेटल होता है उसका वाटर के साथ रिएक्शन कैसा होता है। एक ब्रीफ, एक संक्षिप्त जानकारी यहाँ पे आपको दी गई है। आपको याद क्या रखना है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं, कुछ मेटल्स जैसे सोडियम रिएक्शन करता है जबकि कॉपर वगैरह रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पानी के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं, जैसे फास्फोरस, इसका एक एग्जांपल है कि फास्फोरस को हम पानी में रखते हैं क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करता है। तो ये फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ एसिड्स, यानी मेटल या नॉन मेटल एसिड के साथ कैसा रिएक्शन करते हैं, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। और इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।